नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हम स्वर संधि की बात कर रहे थे और स्वर संधि का भेद हमने वृद्धि संधि पढ़ा था। जाते जाते हमने वृद्धि संधि के विशेष नियम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अपनी अगली जो क्लास होनी है उसमें हम वृद्धि संधि के विशेष नियम पढ़ेंगे। तो आज हमारी इस क्लास में हम वृद्धि संधि जो है उसके विशेष नियम जो भी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। विशेष नियम से मतलब ये है कि ऐसे नियम जिनमें सामान्यतः गुण संधि, प्रारूप संधि आदि जो भी हैं उनके नियम लागू हों, लेकिन वे उन संधियों के अपवाद हैं और जिनमें वृद्धि संधि मानी गई है। आज हम उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। आप हेडिंग डाल लीजिए वृद्धि संधि के विशेष नियम व उदाहरण। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास पर। आप हेडिंग डालिए वृद्धि संधि के विशेष नियम। वृद्धि संधि के विशेष नियम। अब जो विशेष नियम है वृद्धि संधि के, उनमें सबसे पहला जो है उसकी बात करते हैं। पहला है एते धत्यूठसु। जो पहला नियम है वृद्धि संधि के, हम विशेष नियम की जहां बात करें तो वह है एते धत्यूठसु। ये एते धत्यूठसु जो नियम है वो क्या कहता है? ये इस रूप में कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग हो, अवर्णांत उपसर्ग। और अवर्णांत उपसर्ग से तात्पर्य है ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अवर्ण विद्यमान हो। तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद एति अथवा एदते धातु हो या ऊहे शब्द विद्यमान हो। ए या आ के बाद ऊहे शब्द विद्यमान हो। ऊठ का सुबंत शब्द की बात करते हैं, ऊहे शब्द। ऊहे शब्द विद्यमान हो, विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है, या दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए वृद्धि संधि होती है। पहला नियम है एते धत्यूठसु। एते धत्यूठसु जो शब्द है, सूत्र है, उसका भी यदि हम विच्छेद करें तो आप ऐसे कह सकते हैं एति धन एदति धन ऊठसु। दोनों जगह ही यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो एते धत्यूठसु अवर्णांत उपसर्ग के बाद एति अथवा एदते धातु हो या ए आ के बाद ऊहे शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। तो अपने पास उदाहरण है उपधन एति, या आप ऐसे कह सकते हैं प्रधन एदते। तीसरा उदाहरण हम इसका ले सकते हैं पृष्ठधन ऊहे। जो ए या आ के लिए अपन ने ऊहे की बात करी थी, ऊठसु का जो शब्द था ऊहे। तो ये इसके तीन प्रमुख उदाहरण हैं जिनके हम बात करें कि अवर्णांत उपसर्ग हो। तो देखो अवर्णांत उपसर्ग का मतलब उपसर्ग जिसके अंत में क्या हो, ए हो। उसके बाद एति अथवा एदते धातु हो। तो यहाँ पर एति या एदते धातु भी है। ऐसी कंडीशन में वृद्धि संधि होगी। अब जैसे वृद्धि संधि करेंगे तो आप यहाँ ए और ए जो है, ए और ए है, उसके स्थान पर आई हो जाएगा। और जैसे ही आई होगा तो यहाँ जो अपना शब्द बनेगा वह बनेगा उपैति। ठीक इसी प्रकार ये जो शब्द दूसरा उदाहरण अपना, तो यहाँ जो शब्द बनना है वह अपना ये बन जाएगा प्रैदति। तीसरा जो शब्द है पृष्ठधन ऊ है,
इसका सामान्यतः गुण संधि का नियम लागू हो रहा था, लेकिन ये जो है इस गुण संधि को रोकता है। अपन ने जो एते धत्युत्सु की बात की है वो गुण संधि का बाद सूत्र है, अपवाद सूत्र है, उसको रोकता है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं यहाँ जो है वो गुण न होकर के वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी तो वृद्धि में ओ नहीं बनेगा, औ बनेगा, और जैसे ही औ बनेगा तो अपना जो शब्द बन जाएगा वह बनेगा पृष्ठौ है। ठीक है। अब एक बात ये है कि जैसे ऊपर वाले अपने दो उदाहरण हैं उपैति और प्रेदिते, इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये तो सामान्य सा नियम ही वृद्धि संधि का दिखाई दे रहा है, तो फिर ये विशेष नियम क्यों? सबसे मेन बात ये है समझने लगे। आप देखेंगे, हो सकता है आपके मन में ये चल रहा हो कि सर यहाँ तो ए के बाद में ए आ गया, तो ये तो वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि से सामान्य नियम ही लागू हो गया, फिर यहाँ पर ये विशेष नियम में क्यों आ रहा है? तो इसकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो उदाहरण है दोनों वो पररूप संधि के अपवाद हैं। और पररूप संधि एंगी पररूपम कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए अथवा ओ वर्ण से आरंभ होने वाली एंगादि कोई धातु हो तो पररूप संधि होती है। तो पररूप वाला यहाँ नियम लागू हो रहा है कि उपसर्ग का ए आ गया और ए से आरंभ होने वाली धातु आ गई, तो पररूप संधि का नियम हो गया एंगी पररूपम से। लेकिन ये पररूप का बाद सूत्र है एते धत्युत्सु, और वो एति और एदति धातु के लिए कहता है कि अगर ये धातु विद्यमान हो अवर्णांत उपसर्ग के बाद तो फिर पररूप संधि नहीं होगी, संधि होगी कौन सी? वृद्धि संधि। इसलिए ये विशेष नियम में स्वीकार किया गया है। तो पहला उदाहरण, पहला जो नियम है अपना वह एक एते धत्युत्सु हुआ। तो आप ऐसे कहेंगे कि ये जो दोनों उदाहरण हैं वो तो हैं कौन सी संधि के अपवाद? पररूप अपवाद। ठीक है। और यदि इसकी हम बात करते हैं, तीसरा जो उदाहरण है पृष्ठधन उ है, तो ये जो है वह है गुण अपवाद। गुण अपवाद मतलब कि ये गुण संधि का अपवाद है। तो पहला नियम हुआ अपना एते धत्युत्सु, वो कहे अवर्णांत उपसर्ग के बाद एति अथवा एदते धातु या ऊहे शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। एग्जाम्पल के लिए अपन ने कहा जैसे उप प्लस एति उपैति, प्रे प्लस एदते प्रेदते, पृष्ठ प्लस ऊहे पृष्ठौ है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अपना नियम है उस नियम पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो दूसरा नियम है वो ये है स्वादि रे रीणो। दूसरे नियम पर आप कहेंगे स्वादि रे रीणो, ये दूसरा नियम है। इसका विच्छेद करते हैं हम, क्या है? तो विच्छेद जैसे ही हम इसका करेंगे तो अपना विच्छेद ये होगा स्वे धन आदि धन ईर धन ईरिणो, ये इसका विन्यास है सूत्र का, स्वे आदि ईर ईरिणो। अब इसका अर्थ निकाल लेते हैं। यहां ध्यान दो, शब्द लिखा है आदि। आदि से तात्पर्य यहां क्या है? आरंभ, प्रारंभ में, शुरू में। तो प्रारंभ में, आदि में तो क्या हो? स्वे शब्द हो। पहले तो कौन सा शब्द हो हमारे पास? स्वे शब्द हो। उसके बाद स्वे के बाद शब्द होना चाहिए कौन सा? ईर, तो पुल्लिंग में ईर है। अब दूसरा शब्द ईरिणो जो कि द्विवचन के रूप में दिया गया है, सप्तमी का द्विवचन। यहां पर ईरिणो का मूल शब्द प्रथमा, मूल शब्द तो ईरिन है, और जैसे ही आप प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे तो प्रथमा विभक्ति का करिन की तरह करी, तो ईरिन का बन जाएगा ईरी। तो दूसरा शब्द हम यहां से ये निकाल सकते हैं स्वे धन ईरी। अब बच गया तीसरा, तो इस ईरिन शब्द का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन जाएगा ईरिणी। तो तीसरा उदाहरण आप इसका ये भी ले सकते हैं स्वे धन ईरिणी, स्वे धन ईरिणी। ये अपने पास, सॉरी, ईरिणी में आप इस रूप में लिखेंगे स्वे धन ईरिणी। अब हम ऐसे कह रहे हैं तो इसका सरल अर्थ आप ऐसे देखो कि स्वे शब्द के बाद ईर, ईरी अथवा ईरिणी विद्यमान हो तो भी वृद्धि संधि होगी। अब यहाँ सामान्यतः हम देखें तो ये गुण संधि का नियम
गुण संधि का नियम लागू हो रहा है। स्वे के अंत में ए है, ईर, ईरी, ईरिणी के आरंभ में ई है, तो ए और ई मिलकर के ए होना चाहिए था, लेकिन ये जो है वो गुण संधि को रोक देगा और कहेगा कि स्वे के बाद ईर, ईरी अथवा ईरिणी हो तो गुण न होकर वृद्धि होगी। और जैसे ही वृद्धि की हम बात करेंगे तो वृद्धि के स्थान पर गुण में तो ए बनता है, वृद्धि में क्या बनेगा, आई, तो यहाँ ए न होकर आई हो जाएगा और आई होते हैं अपना रूप हो गया स्वैरः, यहाँ बनेगा स्वैरी और यहां बन जाएगा स्वैरिणी। क्लियर? तो अर्थ ये हुआ कि स्वै शब्द के बाद ईर, ईरी अथवा ईरिणी हो तो भी वृद्धि संधि होती है। यह अपना दूसरा नियम था। तो आप नोट करेंगे इसमें कि स्वै शब्द के बाद ईर, ईरी अथवा ईरिणी विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। जैसे स्वै धन ईर है, स्वैरः, स्वै धन ईरी, स्वैरी, स्वै धन ईरिणी, स्वैरिणी। ये जो तीनों उदाहरण हैं वो भी गुण अपवाद। कौन सी संधि के अपवाद है? गुण संधि के अपवाद है। और यहाँ जो संधि मानी जाती है वह है वृद्धि संधि। क्लियर? उसके बाद तीसरा अपना नियम है, इसका जो विशेष नियम है तीसरा, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो तीसरा नियम ये है इसका, प्रादुहोढो ढैशैषेषु प्रादुहोढो ढैशैषेषु। कठिन लग रहा है? कुछ नहीं है, तोड़ लो इसको, एकदम सरल अर्थ निकलेगा। ऐसे करो आप, इसको तोड़ते हैं। प्रात, ऊहे, ऊढ़, ऊढ़ी, उसके बाद में है एष्य और फिर अंत में है एसेसु। ये एस शब्द का सप्तमी का बहुवचन है एसेसु, राम का रामेसु, एस का एसेसु। प्रात, ऊहे, ऊढ़, ऊढ़ी, एष्य, एसेसु, प्रादुहोढो ढैशैषेषु, ये है। और ये नियम क्या कहता है कि यहां पर हम ऐसे अर्थ निकालेंगे कि ये जो प्रात है, प्रात से तात्पर्य है प्र उपसर्ग, कि प्र से प्र उपसर्ग के बाद, अब बाकी के जो शब्द हैं वो लिख लीजिए कि प्र उपसर्ग के बाद या तो विद्यमान हो ऊ है, अथवा प्र उपसर्ग के बाद दूसरा शब्द दे रखा है ऊढ़, ऊढ़ विद्यमान हो। तीसरा दे रखा है कि प्र उपसर्ग के बाद में ऊढ़ी विद्यमान हो, प्र धन ऊढ़ी। या अगले उदाहरण की हम बात करते हैं, प्र उपसर्ग के बाद एशिया शब्द हो, या फिर प्र उपसर्ग के बाद एसह शब्द हो। ये इसके 5 उदाहरण हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ध्यान दे लेना। यहाँ कंफ्यूज करवाने के लिए कुछ ऐसे ही मिले जुले शब्द देते हैं और फिर उनमें संधि पूछ करके गलत करवाने के चांस अधिक होते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि प्र उपसर्ग एक तरफ निश्चित कर दिया, दूसरी तरफ ये 5 शब्द निश्चित कर रखें जिनमें ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एष्य और एस विद्यमान है। अब अर्थ ये हो गया कि यदि प्र उपसर्ग के बाद ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एष्य अथवा एस विद्यमान हो तो यहाँ वृद्धि संधि होगी, गुण आदि संधि न हो करके वृद्धि संधि हो जाएगी। और जैसे ही हम वृद्धि संधि की चर्चा करेंगे तो आप ये ध्यान दें, ए और ऊ मिल करके ओ नहीं होगा, ओ तो गुण होता है। हम बात करें वृद्धि संधि की, इसलिए ओ न हो करके यहाँ हो जाएगा औ, और औ हम जैसे ही करेंगे तो अपना रूप ये बन गया प्रौ है। ठीक इसी प्रकार इसका शब्द बनाओ आप, तो यहाँ हो जाएगा प्रौढ़ है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ बन जाएगा
प्रौढ़ी। और जैसे प्रेष्य की बात करते हैं तो यहाँ अपना शब्द बनेगा प्रेष्यः और यहाँ बन जाएगा प्रेष्यः। तो अपना जो तीसरा नियम है प्रादु होडो ढय शेषेषु, वह कहता है कि प्रय उपसर्ग के बाद ऊह ऊड ऊडी एश्य अथवा एस विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। अब यहाँ जो हम इन तीन उदाहरणों की बात करें तो ये तो हैं गुण अपवाद। कौन सी के अपवाद हैं? गुण अपवाद, ठीक है। और अगर इन दो की हम बात करते हैं तो ये जो दो उदाहरण हैं वो दोनों हैं पररूप अपवाद, पररूप अपवाद, ठीक है। तो ये अपना तीसरा जो नियम था, तो आप नोट कर सकते हैं कि प्रय उपसर्ग के बाद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एश्य अथवा एस शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। फिर उसके बाद इसका अपना जो वृद्धि का विशेष नियमों में जो चौथा नियम है उस चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। और चौथा नियम अपना ये है अक्षादुहिन्याम। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, इसको आप मैं फिर से लिख देता हूं, ध्यान दें। चौथा जो नियम है इसको ऐसे कहें अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। इसका अर्थ निकालते हैं, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं हम, और यहां से तोड़ लो एक तो, और एक यहां से तोड़ लो। अक्षात धने उहिन्याम धने उपसंख्यानम। अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम। अब इसका अर्थ देखो, अर्थ ये है अक्ष शब्द के बाद पहले शब्द कौन सा फिक्स कर दिया यहां पर? अक्ष। कि अक्ष शब्द के बाद उहिन्याम, नदी का नद्याम, उहिनी का उहिन्याम, सप्तमी एक वचन, उहिनी शब्द विद्यमान होने पर, अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द विद्यमान होने पर उपसंख्यानम कहना चाहिए, अर्थात वृद्धि एक आदेश कहना चाहिए, वृद्धि संधि कहनी चाहिए। अर्थ ऐसे निकाल लो सरल भाषा में कि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द विद्यमान हो तो भी वृद्धि संधि होगी, और जैसे ही वृद्धि संधि हम यहाँ करेंगे तो ए और उ मिलकर के ओ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा औ, और औ होते ही अपना रूप ये बन जाएगा अक्षौहिणी। यहां शब्द बनेगा अक्षौहिणी। अब यहां पर जो न था उसका णकार जो हुआ है तो अटकुपवांग नुम वायपी जो वार्तिक है उसके अनुसार आप कर सकते हैं, या सामान्यतः हम एकदम मोटे तौर पर ट्रिक हम बनाए जैसे याद रखने की, तो आप ऐसे कहेंगे री रे से, जहां पद में विद्यमान और उसके बाद न हो तो न का न कर लेता है। तो क्षय में जो है आप ऐसे कहेंगे कि मूर्धन्य से है, इसलिए यहाँ जो न है उसका क्या हो गया? न। ऐसे भी ये सिर्फ आपके लिए ट्रिक बनाई हुई है, बाकी कोई विशेष अगर पर्टिकुलर इसका ऑथेंटिक हम नियम की बात करते हैं तो अटकुपवांग नुम व्यवायपी जो वार्तिक है उसके अनुसार नकार का नकार हुआ है। बाकी याद रखने के तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं री रे अथवा मूर्धन्य से ये विद्यमान हो तो शब्द में न का प्रायः हम क्या कर लेते हैं? ण। तो यहाँ पर जो है वो मूर्धन्य से विद्यमान था, इसलिए नकार का हमने क्या कर दिया? णकार। ये मैंने आपको याद रखने के लिए बताया है। तो चौथा नियम आप ध्यान करें, अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। अब ये जो उदाहरण है अक्षौहिणी अपने बात करी है, ये भी कौन सी का अपवाद है? गुण अपवाद है, और संधि इसमें कौन सी है? वृद्धि संधि। क्लियर? तो ये नोट कर लेंगे आप। उसके बाद पांचवें नियम की हम चर्चा करते हैं। तो पांचवा नियम जो है वो ये है
उपसर्गा द्वितीय धातु, उपसर्गा द्वितीय धातु इसका अर्थ आप ऐसे निकलेंगे, उपसर्गात, उपसर्ग के बाद, उपसर्ग कौन सा, अवर्णांत उपसर्ग, तो इसका अर्थ ऐसे निकालो, अवर्णांत उपसर्ग हो और उस अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋकारादि, ऋकारादि क्या हो, धातु हो। अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋकारादि धातु हो, मतलब सरल भाषा में अगर अर्थ निकालो तो आप ऐसे कहो, उपसर्ग का तो ए हो और री से आरंभ होने वाली कोई धातु हो। तो ऐसी शर्त होने पर ये जो ए और री है वो मिलकर के अर नहीं होगा, जबकि ये गुण संधि कर देगा, सॉरी वृद्धि संधि करेगा और अर के स्थान पर आर करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ने ये कहा प्रधन रिच्छति, ऐसे ही चलो एक उदाहरण दूसरा ले लेते हैं, उपधन रिच्छति, ये अपने पास उदाहरण है इसके। अब अपनी जो शर्त हुई है वो आप इसमें देखें, उपसर्ग का ए आ गया, री आ गया धातु का, उपसर्ग का ए, री धातु का, शर्त लागू होगी, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत से अर्थ क्या हुआ, ए वर्ण है जिसके अंत में, अर्थात प्र और उप के अंत में क्या है, ए, तो अवर्णांत हो गया। उसके बाद ऋकारादि, ऋकार प्लस आदि, आदि यानी आरंभ में, ऋकार यानी री वर्ण, ऐसी धातु जिसके आरंभ में री वर्ण हो वो ऋकारादि धातु होगी। दोनों शर्त क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन आते ही गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि होगी, और जैसे ही हम वृद्धि संधि करेंगे तो अर न बन करके आर बन जाएगा, और जैसे ही हम आर बनाएंगे तो अपना जो रूप बनेगा वह ये बन जाएगा प्रार्छति। और इसका सरल सा तरीका मैंने आपको गुण संधि में बताया था कि री को हटाओ ऊपर बिठाओ। ऐसे ही अब इसकी बात करते हैं तो अपना शब्द बन गया उपार्छति। ठीक है, तो प्रधन रिच्छति, प्रार्छति, उपधन रिच्छति, उपार्छति, दोनों उदाहरण जो हैं वो कौन सी संधि के अपवाद हैं, गुण अपवाद, गुण संधि के क्या हैं, ये अपवाद हैं। ठीक है, तो इस रूप में ये अपना पांचवा नियम था। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। उपसर्गा द्वितीय धातु ऐसे कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋ से आरंभ होने वाली धातु हो तो गुण संधि न होकर वृद्धि संधि होती है, जैसे ऐसे प्र प्लस रिच्छति प्रार्छति, उप प्लस रिच्छति उपार्छति। क्लियर। उसके बाद इस वृद्धि संधि का जो अगला विशेष नियम है हम उसकी चर्चा करते हैं। तो अगला विशेष नियम यह है प्र वत्स्तर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे। प्रवत्सर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे। अब देखने में ये काफी बड़ा सूत्र सा लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि इतना कठिन है, कुछ नहीं है। इसमें जो शब्द दे रखे हैं आप उन शब्दों को अलग अलग कर लीजिए, इसका अर्थ जो है वो सरलता से समझ में आ जाएगा। इसमें जो जो शब्द हैं हम उनको अलग कर लेते हैं, अभी इसका अर्थ सामने निकल कर आएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है प्र, तो प्र लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है वत्सतर, दूसरा शब्द है वत्सतर। तीसरा शब्द है यहाँ कंबल। चौथा शब्द है वसन। पांचवा शब्द है ऋण। और जो छठवां शब्द है दशानाम में मूल शब्द है दश, तो आप ऐसे कहेंगे दश। ठीक है, ये शब्द हैं। अब इनके बाद में क्या होना चाहिए, तो पहले होंगे, इनके अंत में बाद में होगा ऋणे। यहां से विच्छेद कर लो, दशानाम धन ऋणे। ऋणे का मतलब है ऋण बाद में होने पर, कि इन शब्दों के बाद में कौन सा शब्द होना चाहिए,
ऋण। तो ऋणम, जैसे यहाँ भी आप यही शब्द लिखेंगे ऋणम, ये सेम टू सेम शब्द आना है सभी में, ऋणम। यहाँ भी लिख लो ऋणम, ठीक इस प्रकार यहाँ भी ऋणम। और जो अंत में 10 शब्द हैं उसके बाद भी हम क्या करेंगे, जैसे 10 शब्द हैं तो इसके बाद भी हमारे पास हो जाएगा ऋणम। ठीक, अब ये जो शब्द हैं, अब यहाँ अपन ने एक संधि पढ़ी थी गुण संधि, वो नियम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सभी शब्द जो अपन ने पहले लिखे हैं प्लस के चिन्ह से पहले, उनके अंत में ए आ रहा है। उसके बाद ए के बाद में ऋणम जो शब्द है वो री से आरंभ हो रहा है। इसका मतलब ए प्लस री से अर बनना था, गुण संधि का नियम लागू हो गया। लेकिन ये गुण संधि को बाधित करता है, रोकता है और कहता है कि प्रे वत्सर कंबल वसन ऋण अथवा 10 शब्द के बाद ऋण शब्द विद्यमान हो तो ए और री मिलकर अर नहीं होगा, आर होगा। और गुण संधि में अर बनता है, वृद्धि में बनता है आर, इसलिए आर बनते ही यहां संधि हो जाएगी कौन सी, वृद्धि संधि। और जैसे ही हम वृद्धि संधि के अनुसार इनका निर्माण करेंगे तो रूप यहां तो ये बनेगा प्रारणम, यहां बन जाएगा वत्सत्रारणम, यहां बनेगा कंबलारणम। ठीक इसी प्रकार यहां आप बना सकते हैं वशनारणम और यहां बन जाएगा ऋणारणम। और इसी प्रकार 10 प्लस ऋणम की हम बात करें तो यहां अपना शब्द होगा दशारणम। ठीक है, तो मैं 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना। प्रे वत्सतर कंबल वसन ऋण अथवा 10 शब्द के बाद ऋण शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संधि के अनुसार अर न होकर के क्या हो जाएगा, आर होगा। तो ये अपना अगला विशेष नियम था। वृद्धि संधि का जो अंतिम विशेष नियम है उसकी बात और करते हैं अभी। तो इसका जो लास्ट का विशेष नियम है अब हम उस पर चर्चा करते हैं, और वो ये वाला है। रीते च तृतीया समासी, रीते च तृतीया समासी। अर्थ निकालते हैं। च और रीते, रित शब्द होने पर। अब रित शब्द किसके बाद में होने पर, देखो एक बात यहां ध्यान रखना, रीते में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें। और अपन जो सूत्र पढ़ रहे हैं, जो भी परिभाषा आदि पढ़ रहे हैं, और उसमें सप्तमी का निर्देश जहां आ रहा है सूत्र में, वह सप्तमी वाला शब्द, सप्तम्यंत शब्द जो है वो जहां वर्णों में मेल होगा, वो प्लस का चिन्ह हम जहां लगाते हैं उसके बाद वाला शब्द होता है। आपने चाहे इको यंची पढ़ा है, चाहे अकैशय वर्णी दीर्घ पढ़ा है, हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं लगभग, तो उनमें जहां सप्तम्यंत शब्द आ रहा है उस शब्द का प्रयोग प्लस के चिन्ह के बाद हो रहा है। तो यहां जो रीते शब्द है उसमें जो सप्तमी का प्रयोग दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि रीत शब्द बाद में होने पर। अब किसके बाद में होने पर, तो किसके बाद में होने पर का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं ए या आ के बाद में होने पर। तो अपने पास ये हो गया कि ए अथवा आ के बाद में कौन सा शब्द विद्यमान हो, रित शब्द विद्यमान हो। साथ ही रित शब्द के साथ में एक शर्त और है। शर्त यह है तृतीया समासे, तृतीया समास में तृतीया से निर्धारित होने वाला समास हो, अर्थात तृतीया तत्पुरुष आदि की जहां बात करते हैं वह हो। समास कौन सा हो, तृतीया तत्पुरुष समास हो। ठीक है, या तृतीय विभक्ति से अंत, तृतीय विभक्ति से संबंधित संबंध रखने वाला उसका आधिकारिक समास हो, तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। कैसे, समास क्या होता है, समास की परिभाषा जैसे हमारा समास का टॉपिक आएगा उसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। शम शनम समास है, पदों के संक्षिप्तीकरण को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जहां पदों का संक्षिप्तीकरण होता है तो पूर्व पद जो होता है प्रायः उसकी विभक्ति का लोप होता है। एग्जाम्पल ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास ये है सुखेन रीत है, यहां सुकेन में विभक्ति है कौन सी, तृतीया, और आगे रित शब्द भी आ रहा है।
तो तृतीया के साथ में रिक्त शब्द हैं। अब इनमें समास भी करना है। समास करेंगे तो जो पहले वाला शब्द है उस पहले वाले शब्द के आप विभक्ति का लोप कर दो। जैसे ही विभक्ति का लोप करेंगे तो अपने पास शब्द बन गया कौन सा, सुख, और दूसरा शब्द कौन सा है, रित। अब अपनी शर्त ये थी वो लागू हो रही है। अपने ये कहा था ए या आ के बाद में रित शब्द हो तो ए के बाद में रित शब्द आ गया। साथ ही तृतीया समास का भाव भी हो, तृतीया समास भी है। ऐसी कंडीशन अगर है तो ए और री मिल करके यहाँ गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि होगी। और जैसे ही वृद्धि संधि हम यहाँ करेंगे तो अपना शब्द बन जाएगा कौन सा, सुखार्थ है। ये भी गुण का अपवाद है। लेकिन ये ध्यान रखें, जहां तृतीया का भाव नहीं है वहां गुण संधि ही होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अपन ने ये कहा परमह च असौ रीत हैं, और जैसे ही इसका समस्त पद हम बनाएंगे तो अपने पास ये बन गया परम धन रीत है। अब अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन है परम धन रीत है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ए के बाद में रीत आ रहा है तो ऊपर वाली शर्त यहाँ लागू है। लेकिन यहाँ तृतीया का भाव था, यहाँ तृतीया का भाव नहीं है। और समास में अगर तृतीया का भाव नहीं है तो फिर वृद्धि संधि नहीं होगी, वहां तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और जैसे ही गुण संधि करेंगे तो यहाँ जो अपना रूप बनेगा वो ये बनेगा परमर्त है। ठीक है, तो ये जो परमर्त है शब्द है इसमें तो है गुण संधि, और ये जो अपन ने सुखार्थ की बात करी है ये है क्या, गुण अपवाद। और यहाँ संधि कौन सी है, गुण संधि। ठीक है, इसमें आप गुण संधि बताएंगे, यहाँ गुण संधि है। तो ये अपने वृद्धि संधि के जो विशेष नियम थे उनकी हमने चर्चा करी है। तो आज की अपनी जो क्लास थी उस क्लास में हमने वृद्धि संधि के जो विशेष नियम थे उनकी चर्चा करी थी। तो मैं 1 मिनट में फिर से सभी 7 नियमों को रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। अपन ने पहला जो नियम था वो ऐसे कहा विशेष नियमों में, एते धत्ति उठसु, एवर्णांत उपसर्ग के बाद एति अथवा एदते धातु हो, एति अथवा एदते धातु हो या ए के बाद ऊहे शब्द विद्यमान हो तो वृद्धि संधि होती है। इसके उदाहरणों की हमने चर्चा की। उप प्लस एति उपैति, प्र प्लस एदते प्रयते, पृष्ठ प्लस ऊहे पृष्ठो है। दूसरा जो नियम था अपने कहा स्वादि रेरीणो, स्व शब्द के बाद में ईर ईरी अथवा ईरिणी हो तो भी वृद्धि संधि होगी। ये भी गुण अपवाद है, जैसे स्व ईरे, स्वैरे, स्व ईरी, स्वैरी, स्व ईरिणी, स्वैरिणी। अगला जो नियम था विशेष नियम तीसरा, प्रादु होडो ढई शेषेशु, कि प्र उपसर्ग के बाद ऊहे ऊड ऊडी एश्य अथवा एस शब्द विद्यमान हो तो भी वृद्धि संधि होगी। अगला जो नियम था अपना विशेष नियम वो कहा अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, कि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द विद्यमान हो तो भी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ये भी गुण का अपवाद है। फिर अगला जो विशेष नियम हम 5वें नियम की जो बात करें वह है उपसर्गात द्वितीय धातु, कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद री से आरंभ होने ऋकारादि ऋकारादि री से आरंभ होने वाली धातु हो तो, जैसे प्र प्लस ऋक्षति उप प्लस ऋक्षति ऋकारादि धातु है, अवर्णांत उपसर्ग है तो भी वृद्धि संधि होगी। ये भी कौन सी संधि का अपवाद है, गुण संधि का। नेक्स्ट नियम की हम बात करते हैं। तो अपन ने कहा प्र वत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे, कि इन शब्दों के बाद शब्द फिक्स कर रखें, ध्यान दें, प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, इन शब्दों के बाद ऋण शब्द विद्यमान हो तो भी कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ये भी किसके अपवाद हैं, सभी गुण अपवाद। ठीक है, सारे जो उदाहरण हैं वो गुण अपवाद हैं। नेक्स्ट नियम पर हम चलते हैं। द्वितीय से तृतीय समासे, अपन ने ये कहा कि समस्त पद में जो पूर्व पद है उसके अंत में ए या आ हो, उसके बाद रिक्त शब्द विद्यमान हो, साथ ही जहाँ तृतीय समास का भाव हो वहाँ तो होगी वृद्धि संधि, और जहाँ तृतीय का भाव नहीं हो वहाँ हो जाएगी कौन सी संधि, गुण संधि। तो आज अपन ने ये जो वृद्धि संधि के विशेष नियम थे उनकी चर्चा करी थी। अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें स्वर संधि का जो अगला पार्ट बचा हुआ है हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।